सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 490 इफ आई एम राइट। लेकिन इससे पहले शुरुआत करें एपिसोड की, चलो तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा भाई अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रहा है। एक्चुअली मैं कल तक बहुत दर्द था इस वाली आर्म में, है ना। अभी लास्ट टाइम जब डॉक्टर को कंसल्ट करने गया था तो उसने कहा था कि 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, है ना, फुल रिकवरी में मोस्ट लाइकली। अब क्योंकि बैठे बैठे थोड़ी परेशानी तो मुझे भी हो रही थी, इसलिए आई थॉट चलो कोई बात नहीं, एक हाथ से ही सही पर थोड़ा कुछ क्रिएट किया जाए। सो इस वीडियो में जो वीडियो क्वालिटी या फिर एडिटिंग मिलेगी वो अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि राइट हैंड यूज कर पा रहा हूँ, तो कट्स एंड इफेक्ट्स वगैरह ये मेरे लिए ज्यादा परेशानी भरा है अभी। और वैसे भी क्योंकि प्लास्टर की वजह से ये लेफ्ट हैंड बहुत भारी हो चुका है, तो इस वजह से इसे इस तरीके से बैठना डिफिकल्ट है। सो हम वीडियो को 10 मिनट तक का कोशिश करेंगे रखने की, और देखते हैं, शायद 2 दिन में एक वीडियो पुश कर सकता हूँ तो करूंगा, और हो सकता है अगर रोज भी क्रिएट कर सकूं तो ये भी कोशिश रहेगी। बट अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लाइक 8 या 15 दिन के बाद, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और अगर हैंड, क्योंकि कीबोर्ड वगैरह पे होल्ड करना ये थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, तो धीरे धीरे ये चीजें इंक्रीज हो पाएंगी। एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अभी जैसी भी क्वालिटी वगैरह आ रही है मैनेज करना, हम फिर से शुरू करेंगे एक नई जर्नी को। चलो, मुझे याद नहीं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। आई गेस जियान ओजुंदर ब्रेक थ्रू के बाद यहाँ से निकल गए थे, तो बेसिकली हम भी चलो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। फिनिक्स आइलैंड से बाहर निकलने के बाद जियान ओजुंदर तुरंत ही आसपास के वर्ल्ड को सील कर देते हैं। बात ऐसी थी कि दोनों नहीं चाहते थे कि फिनिक्स आइलैंड की लोकेशन एक्सपोज हो जाए, इसलिए भले ही इन्हें काफी हैवी अमाउंट में एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ा हो, लेकिन तब भी काफी खतरनाक बैरियर्स को तैयार करते हैं, जैसे फिनिक्स आइलैंड की रिकवरी में कोई परेशानी ना हो। हालांकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि कंसीलमेंट कब तक लास्ट करेगी। हाउएवर जब वो दिन आएगा तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की वो पीक फिनिक्स क्लैन रेस एक बार फिर से अपनी वापसी करने वाली है। खैर, अब तो जियान ओजुंदर दोनों ही रिइंकार्नेशन की फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे। ये कोई क्वाज़ी रिइंकार्नेशन यानी कि हाफ स्टेप रियल्म नहीं होता, बल्कि एक ट्रू फर्स्ट रिइंकार्नेशन था। जियान ने कर पाया होता है ब्लड रेड क्रिस्टल लिक्विड की वजह से, वहीं पे जुन्नर रिइंकार्नेशन सील की वजह से। हमारा फोकस जियान पे जाता है, जो कि कैजुअली अपने हाथ को घुमा देता है, तुरंत ही सामने तैयार होता है वर्म होल। दोनों ही बिना हेजिटेशन के इसके अंदर चले जाते हैं। संसार ट्रिबुलेशन की टेम्परिंग के बाद जियान का शरीर और भी भयानक हो चुका था, और भी मजबूत। वहीं पे जुन्नर ने अपनी रिइंकार्नेशन सील को कम्प्लीटली स्टेबलाइज कर लिया होता है। समय के गुजरते वो इसे परफेक्ट करेगी, फिर इवेंचुअली वो 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड के लेवल को अचीव कर लेगी। इस रिइंकार्नेशन पावर की नरिशमेंट में 5 लेगर गोल्डन क्रो भी काफी जल्दी हील होता है। उसकी स्ट्रेंथ अब लौट चुकी थी रिइंकार्नेशन के 4th स्टेज पे। अगर इसमें जुनर की रिइंकार्नेशन सील और वेपन को जोड़ दिया जाए तो उसके पास वो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ थी, जो कि पॉसिबली एक 5th ईयर के एक्सपर्ट को भी खत्म कर सकती है। हालांकि इस तरीके से जमीन को आसमान होते हुए देख के जियान थोड़ा हेल्पलेस और बिटर फील करता है, लेकिन क्योंकि उसकी वाइफ है वो स्माइल ही कर सकता था। ओवरऑल इस फिनिक्स आइलैंड की जर्नी से वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उन्हें चिंता भी होती है अपनी एंडलेस फायर टेरिटरी की। ये वर्म होल का यूज करने से पहले हेजिटेट नहीं करते हैं। वर्म होल में स्पेस और टाइम काफी डिम और क्वाइट था। ओकेजनली वर्ल्ड को तोड़ के कुछ लाइट्स जाती हुई दिखाई देती हैं। ये शायद बाकी के पावर हाउसेस होंगे या कुछ मिस्टीरियस एंटिटीज। बात ऐसी है कि ऐसे इंटरप्लेन लेवल के कॉरिडोर्स में बस रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स ही एंटर कर सकते हैं। इनसे कोई भी कमजोर अगर इसमें जाता है तो स्पेस और टाइम का वो टर्बुलेंस ने तुरंत निकल जाएगा। इवन इसके सामने रिइंकार्नेशन पावर हाउस भी स्ट्रगल कर सकते हैं। चीजें सही चल ही रही होती, लेकिन तभी सुनाई देती एक पफ की आवाज। हम वर्ड में से ब्लैक एनर्जी को निकलते हुए देखते हैं। उसे सेंस करके तुरंत ही भौं से कोड़ के बोलती, ब्रदर जियान, ये ऑरा खुद होली फ्लेम की कंट्रोलर होने की वजह से उसे काफी जानी पहचानी प्रेजेंस लगती है। ये इविल का ऑरा था। आंखें तो जियान की भी पैनी हो गई थी। वो दोनों को अपनी सोल फोर्स से ढक लेता, जिससे चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बन गया था। ये वर्म होल में और किसी को दिखाई नहीं देते। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, डैम इट, मेरा फाइनली डीवन वर्ल्ड में जाने का टर्न है। लगता है उन दोनों नालायकों ने काफी अच्छे से प्लान किया है, लेकिन डीवन वर्ल्ड के वो पागल लोग
इन्हें हेवन और अर्थ के बैलेंस के बारे में कोई चिंता नहीं है। इनके लिए पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट है। सच में डीमन वर्ल्ड को इंसानी दुनिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आई होप ये ट्रिप स्मूथ जाए। जब तक डीमन वनरेबल हमारी प्रॉमिस्ड कंडीशंस में एग्री करते हैं, वो हेवन और अर्थ का वॉर फाइनली शुरू हो पाएगा। फिर वो हंसता है। वो आगे कहता है, जब हमारी आर्मी आएगी तो ये दुनिया बस हमारी ऐसे इविल गॉड्स को बिलोंग करेगी। ये कहते कहते फाइनली उस ब्लैक होल में से एक फिगर बाहर आया था। इसके चारों तरफ की ब्लैक एनर्जी जैसे जिंदा हो। ये बिल्कुल ऑक्टोपस जैसे टेंट्रिकल्स बनाती है। वो कोल्ड इनविजिव करप्टिंग फोर्स वर्ड की एक लेयर में छिपे हुए जियान और जुनर इसे ध्यान से फॉलो करते हैं। इनकी जो इविल रे से फेमिलियरिटी थी, जियान इसे तुरंत पहचान लेता है। वो भौं से कोड़ के बोलता है, ये एक प्योर आउटसाइडर नहीं लगता। बेसिकली ट्रू इविल रेस का मेंबर स्पेस टाइम वर्म होल में एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने पे सातों रिम्स के पिलर्स बहुत खतरनाक तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन ऐसे इंसान के बारे में क्या जिसे इविल एनर्जी ने करप्ट किया हो, वेल ये पूरा अलग ही मैटर होता है। जुनर फुसफुसाती है, बट जान हमें क्या करना चाहिए। जान वॉइस से कोड के कहता है, हमें अब तक रिइंकार्नेशन हेवली फ्लेम मिली नहीं है, इसलिए पिल को रिफाइन करना अभी तो इम्पॉसिबल है और ड्रैगन क्लैन का पता लगाना भी मुश्किल है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। इस दुनिया में मौजूद अपनों की वजह से हमें इस व्यक्ति का डीवन वर्ल्ड तक पीछा करना होगा। वो पूछते हैं, सुनो तुम क्या सोचती हो। जियान ने काफी सोचने के बाद अपना मन बना लिया था। खुद एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड होने की वजह से वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दुनिया डहेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। कहता है वो ईविल फिगर फिर से कहता है, मैं पहले सिन केव से उस इंसान को बाहर निकालता हूँ, जैसे हम डीवन वर्ल्ड में साथ में काम कर पाए। ये हमारे चांसेस को बढ़ा देगा। वो सुजू करके बोलता है, डीवन वर्ल्ड पॉइजन गॉड पैलेस। उसके आसपास की शैडो एनर्जी गोल गोल घूमती है और पैरों के नीचे बनता है काले रंग का वॉर्टेक्स। फिर एक वूश के साउंड साथ वो डिसअपियर हो गया था। पीछे रह गए जियान एक दूसरे को देख के बोलते हैं, सिन केव। अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बदौलत जियान उस बंदे का पीछा कर पाता है। वाले जहाँ से भी निकलते हैं बहुत डिम जगह थी। वो एंडलेस ब्लैक और एकदम टार की तरह इकट्ठा हो रहा था। इस अंधकार में कई शाबू शाबू की पैनी आवाजें सुनाई देती हैं। पहले काफी समय के बाद की बात थी जब कई रिस्पेक्टफुल आवाजें कहती हैं, मेजर सिन ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर। वो ब्लैक शैडोई पर्सन जिसका जियान पीछा कर रहा था, वो पूछता है, क्या वो यहाँ पे है? एक शैडोई फिगर बोलता है, यस सर। बाकी दोनों लॉर्ड्स ने उसे काफी अच्छे से बांध लिया है। वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर जिससे आप उसे डीमन रिल्म में ले जा सको। इस इंसान को अगर हम धमकी की तरह इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है डीमन वर्ल्ड के साथ हमारा कोऑपरेशन काफी स्मूथ होगा। ईविल शैडो बोलती है, ठीक है रास्ता दिखाओ। तुरंत ही शैडोज आगे बढ़ने लगी थी। पीछे पीछे जियान फॉलो करता है। वो एक हैवी आवाज में कहता है, सिन का लेयर। इससे पहले सिन ऑर्गेनाइजेशन बस 8 चांस को ही रखती थी, लेकिन लगता है रिइंकार्नेशन लेवल का बीइंग उन हाईएस्ट सिनर्स में से एक है। नाम को दोहराता है 3 मेजर सिनर्स। बेसिकली जैसे द्विकी पैलेस में सोल पैलेस की स्ट्रेंथ थी, वैसे ही हम यहाँ पे सिन की पावर को समझ सकते हैं। इनका वो गंदा सा नेटवर्क पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फैला हुआ है। वेल जन्म तो लेते हैं इंसान का, लेकिन फिर इविल रेस के 4 टुकड़े बन जाते हैं। यार इससे पहले जियान फिनिश कर पाता, जुनर मूव करती है। वो कहती है, चलो। बस कान में पफ की आवाज आई थी। गोल्डन फ्लेम की वेव फैलती है। इसके कांटेक्ट में जो भी सिन मेंबर आता है वो तुरंत ही एवापोरेट हो जाता है। बस वो रिइंकार्नेशन लेवल का एक्सपर्ट पहले ही अंदर जा चुका था, इसलिए वो शायद इस डिस्टरबेंस को सेंस नहीं कर पाता है। हम भी आगे को फोकस करते हैं। वेल कुछ समय के बाद जूनर और जियान जहाँ पे पहुंचे थे, हम वहाँ पे एक डार्क और सिनिस्टर पैलेस को देख सकते हैं, जहाँ की हवा में भी काले रंग के धब्बे फ्लोट कर रहे होते हैं। ये एक सिनिस्टर पॉइजनस ऑरा था एंड वेल यही सिन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसी जगह जो कि इम्पोर्टेंट फिगर्स को रखने के लिए बनाई गई है। और इसके अंदर सिन ऑर्गेनाइजेशन के 3 ग्रेट सिनर्स में से एक चिनफेंग मिंगजी था। उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ वेल इसके बारे में तो जियान भी एस्टिमेट नहीं लगा सकता। फोकस हमारा थोड़ा सा और गहराई में जाता है, जहाँ सील्ड जमीन के अंदर कुछ टेरिफाइंग और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे डोंग 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 टिक टॉक टिक टॉक। ये जुन्नर और जियान के दिल में समा जाती हैं। वेल उस किले के अंदर का जो हॉल होता है वो काफी नीचे धसा हुआ था। वहीं पे जो रास्ता है सिन के हॉल तक ले जाता है, ये बेसिकली बना होता है खाली सी काले रंग की मिट्टी से। बस स्पेशल बात ये थी कि यहाँ पे चारों तरफ बोन्स बिखरी होती हैं। वो कोल्ड और ग्लूमी डिमोनिक विंड्स ये आसपास के माहौल को और भी ऑप्रेसिव कर देती हैं। इस रास्ते की
गहराई में देखते हुए जियान बोलता है जूनर ध्यान से, ये सीन के बहुत अच्छे से गार्ड की जा रही है। हवा में काली ब्लडी मिस्ट भरी होती है और इस खूनी धुएं में एक बहुत ही स्ट्रेंज पावर थी जो कि दोनों की नजरों को रोक रही होती है। इवन जब जियान अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो इस चीज को बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाता। बेसिकली जब उसकी सोल पावर इस ब्लड मिस्ट से टकराती है ये उसकी सोल पावर को निगल जाती है। एक्सप्रेशन तो जूनर के भी सीरियस थे, वो खतरे को अच्छे से समझ पा रही थी लेकिन अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फिर क्या जियान और जूनर मूव करने लगते हैं। इन्हें कहीं कहीं चमकते खूनी हालों दिखाई देते हैं, प्लस झपकती ब्लड हालों ट्रांसफॉर्म हो जाते थे पेट्रोलिंग गार्ड्स में। बट ऑफ कोर्स जियान की टोली को सेंस नहीं कर पाते। ये रास्ता इन्हें और भी डीपर रीजन की तरफ ले जाता है जहाँ की मिट्टी काली नहीं बल्कि लाल हो चुकी थी और ब्लड मिस्ट इविल पावर, वेल ये तो कुछ अलग ही स्तर पे होते हैं। चारों तरफ छिपे होते हैं कई साइलेंट फिगर्स। जियान और जूनर की सेंसेस में बेसिकली जो भी कुछ आता है ये इन्हें और भी अलर्ट रहने में मजबूर करता है। हाउएवर दोनों ही पहले काफी डेंजरस सिचुएशन से डील कर चुके थे, इसलिए अपनी कंसीलमेंट और सोल पावर के सपोर्ट के साथ ये स्थिरता से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मौजूद गार्ड्स की स्ट्रेंथ मोस्टली इरशाद दोशान की होती है जिन्हें जूनर या फिर जियान एक हाथ के इशारे से खत्म कर सकते थे। ये कुछ समय के बाद की बात थी जब सीन के भी गहराई में वो ब्लड मिस्ट और गार्ड सब गायब हो चुके होते हैं। वेल दोनों जहाँ पहुंचे होते हैं वहां था एक ब्लैक स्टोन गेट और इस दरवाजे को एक्सट्रीम लेवल की इविल पावर ने ढक रखा था जो कि जियान को भी एक डिस्टर्बिंग डिस्टॉर्शन फील करवाती है। तभी दोनों के कान में सामने से आती है चीखने की आवाज जिसने माहौल को और भी कोल्ड और भी डरावना बना दिया था। बेसिकली एट दिस टाइम एटमॉस्फेयर बिकेम रियली क्रीपी। जियान आसपास चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ये ऑब्वियस था कि वो करप्टेड फिगर्स एक्चुअली में अंदर जा चुके हैं। जियान कहता है उस बंदे का ऑरा यहाँ पे गायब हुआ। तभी जूनर देखती है उस एंशिएंट ब्लैक गेट को, उसकी भौहें से उठ जाती है। वो सोचती है कि सिन ये बहुत ही अजीब फोर्स है। उसकी कलाई से लिपटा हुआ ब्रेसलेट और उसकी नैन प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम इंटेंस रिएक्शन की फीलिंग दे रहे थे, जैसे इन दरवाजों के उस तरफ जो भी एग्जिस्ट करता है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। खैर समय बर्बाद करने को नहीं था, जियान उस मेन गेट के पास जाता है लेकिन तभी वुडुम की आवाज के साथ एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स उसे पीछे प्रेस करती है। इसकी वजह से जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं ओ तो ये पूरा हॉल ही एक प्रिजन फोर्स से सील्ड है। ये फर्स्ट ईयर के रिइंकार्नेशन पावर हाउसेस को रिपेल करने के लिए काफी था। ऑफ कोर्स जो कि सबूत होता है डेंजर का भी। यार हैंडसीज को चेंज करके बोलते हैं जूनर जरा पीछे हटो, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने सिर को हिलाता है। वो कंटिन्यू करता है कि जाने दो पहले सेफ्टी आएगी। एक्चुअली फोर्सफुली सील को तोड़ने वाला था लेकिन सिन ऑर्गेनाइजेशन का हक था। यहाँ पे एक गलती दोनों को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती थी। जूनर जियान को कंफ्यूजन के साथ देखती है लेकिन तभी वेंग बस की आवाजों के साथ जियान के चेस्ट के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक एंशिएंट कोर इंसेप्शन अपीयर होती है। फिर बिना किसी हेस्टेशन के जियान अपनी वास्ट मेंटल स्ट्रेंथ को इस र्यून के अंदर भेज देता है। हवा में कुछ झंझनाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मेंटल स्ट्रेंथ की हर एक सप्लाई के बाद वो एंशिएंट लाइंस और भी क्लियर होती आ रही थी। एट द सेम टाइम आसपास के वो इनविजिबल पैटर्न्स ये जियान के हाथ में मैसिव फॉर्मेशन को जन्म देते हैं। खासकर इन पैटर्न्स के जो नंबर थे ये इतने टेरिफाइंग होते हैं कि जूनर ने ऐसा कभी देखा नहीं होता। स्पेशली इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, इस नजारे को देख के उसका दिल ट्रेम्बल हो जाता है। वो कहती है क्या टेरिफाइंग फॉर्मेशन प्रेशर है। बेसिकली फिनिक्स आइलैंड से बाहर आने के बाद जियान की चाहे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ ये एक नए लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। बेसिकली जियान 4 लाख फॉर्मेशन पैटर्न्स को डिप्लॉय कर सकता था। इस पावर के साथ एक ऑर्डिनरी फोर्स रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट वेल वो भी सप्रेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स इस लेवल की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना ये फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए भी उतना ही खतरनाक होता है। हालांकि फॉर्मेशन मास्टरी का इस्तेमाल करके जियान एक फोर्थ टियर रिइंकार्नेशन को फेस कर सके, लेकिन इनमें से हर एक खतरनाक मेंटल पावर को कंज्यूम करती हैं। जैसे डिप्लॉय होती हैं इसके रिकवरी में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन तब भी फॉर्मेशन मास्टरी जियान के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड्स में से एक था। और अगर इसमें जियान की होली फ्लेम और फिजिकल स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दिया जाए तो बेसिकली कुछ समय के लिए 5th टियर के रिइंकार्नेशन के नीचे उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। जियान की हथेलियां मूव करती हैं और वो हल्के से बोलता है हेवन डीमन सप्रेशन अरे। बजिंग की वजह से जमीन और आसमान झन्ना गए थे। हवा में अपीयर होती वो डेजलिंग फॉर्मेशन जो कि एक ही पल में इस पूरे एरिया को ढक लेती है। पहले जानबूझ के किया गया था। जियान पहले भी
बिछा चुका होता है अपनी सोल पावर का जाल, जैसे पावरफुल सिग्नल उसे सेंस नहीं कर सकते थे। जब मामला पूरा सेट हो जाता है तो वो जूनर की तरफ हल्का सा नोट करता है, फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे फाइनली दरवाजे के बीच में एक गैप बन गया था और ये सीधा चले जाती है अंदर की तरफ। जियान की ऑल हेवन डिवन फॉर्मेशन, जब तक यहाँ पे कोई पीक 4 रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट अपीयर नहीं होता ऐसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स ये बहुत लंबे समय तक टिकेगी नहीं, लेकिन जियान का मतलब साफ था, वो इस सो कॉल्ड ग्रेट सेंट डिवीजन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहता था। ये दरवाजे जैसे ही खुलते हैं और जियान अंदर जाता है, उसके कान में गूंजती है एक बूम की साउंड। पता नहीं क्यों इसके कांटेक्ट में आती जियान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टेशन को फैलाता है अपनी सोल पावर को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लड मिस्ट इंटरफेयर करने के लिए नहीं थी। उसे सिचुएशन एक बार में समझ में आ जाती है। ये मेन हॉल बहुत चौड़ा नहीं होता, लेकिन लंबा बहुत होता है और इसके बीच में एक सर्कुलर अरीना था। जियान को इसी लोकेशन से बहुत ही ऑब्सक्योर और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फील हो रही होती हैं। वो भौं से कोड़ के बोलता है चलो सेंटर की तरफ चलते हैं। उसे आसपास के डार्क स्टोन पिलर्स भी दिखाई देते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट हुआ था वो चिंगफेंग मिंजी, जिसे काले रंग के कपड़ों ने ढक रखा था और जो कि उसके चेहरे वगैरह को छिपा रहे होते हैं। वो एक मॉकिंग आवाज में कहता ही पॉइजनस वुमन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमारे हाथ में लग जाओगी। जब शैडोज में छिपी जूनर इन शब्दों को सुनती है, उसके चेहरे से शौक छिपता नहीं है। वो बोलती है पॉइजनस वुमन, ये तो पॉइजन गॉड पैलेस की मेंबर है। मामला ये था कि रिइंकार्नेशन सील के फुली एक्टिवेट हो जाने के बाद उसे 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड की मेमोरीज भी मिल गई होती है, इसलिए इस नाम को जूनर नेचुरली पहचान जाती है। वो डीमन रियम, पॉइजन गॉड पैलेस और सुप्रीम पॉइजन पाथ, ये वो नाम थे जो कि रिइंकार्नेशन सील की गहराइयों में दबे होते हैं। कहा जाता है कि एक बार 5th या फिर 6th लेवल के रिइंकार्नेशन पावर हाउसेस ने पॉइजन गॉड पैलेस से पंगा ले लिया था। हाउएवर इससे पहले कोई प्लान कर पाते, इन्हें चुपचाप से मिटा दिया जाता है और ये डायरेक्टली पैलेस मास्टर ने किया था। हम इसे पॉइजन गॉड पैलेस की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब जूनर को भली मेमोरीज मिल गई हो, लेकिन ऐसा हम आम इंसानों के बारे में नहीं है। खैर चाहे कुछ भी हो, हमारे सामने सच तो आ ही जाएगा, बस आपको इंतजार करना होगा। तुम्हारे भाई के लेफ्ट हैंड में हो रहा है बहुत दर्द। बेसिकली एक्सीडेंट के टाइम पे टेंडन्स और कई नसें खींच गई थी, कई मसल्स में भी थोड़ा डैमेज पहुंचा है। इस वजह से इस पोजीशन में बैठना बहुत पेनफुल है, इसलिए हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में 28 इविल टूल्स के बारे में जानेंगे और ऑफ कोर्स जियान भी एक्शन ले रहा होगा। फिर हम सीधा डीमन रियल में जाने वाले हैं। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। अगर मामला ठीक रहता है तो मैं कल भी एपिसोड को अपलोड करूंगा, लेकिन क्योंकि अभी हॉस्पिटल के चक्कर लगातार लग रहे हैं, इसलिए भी कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कोई अपने भाई को सपोर्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है चैनल की मेंबरशिप को। वैसे एक प्लान तो अभी कार का भी है, क्योंकि अब बाइक से ट्रैवल करना वेरी रिस्की। उसके बारे में अगर कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली बताना। चलो गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।